नमस्ते, मैं हूं अंकित और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आप सभी ने मुझे अप्रिशिएट किया कि हाँ, यह कदम सही है और ये इसे उठाना ही चाहिए। आप लोग मेरे साथ हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। पिछली वीडियो में मैंने नौकरी को लेकर कुछ बात कही थी। कुछ लोगों ने सवाल किया कि क्या मैं नौकरी करने के खिलाफ़ हूँ, क्या मैं नहीं चाहता कि लोग नौकरी करें, क्या मैं नहीं चाहता कि बिहार के लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके काम करें और बिहार का नाम रोशन करें। तो मेरा जवाब है नहीं, मैं नौकरी के खिलाफ़ नहीं हूँ। हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में और नौकरी करना भी ज़रूरी है। आप बिल्कुल कीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरी चिंता इस बात को लेके कि नौकरी के बाद लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव, वो कुछ करते नहीं हैं। आप नौकरी कीजिए, बहुत अच्छी बात है। सब कुछ लोग होंगे जो चाहते होंगे कि मेरी नौकरी लग जाए, मैं स्टेबल हो जाऊं, कुछ करूंगा, उसके बाद कुछ करूंगा, मेरे पास पैसे होंगे, मैं कुछ हेल्प कर सकूंगा। पर नौकरी मिलने के बाद वो एकदम ही इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ करने की चाहत मर जाती है बिल्कुल। मुझे परेशानी उससे है। आप नौकरी कीजिए, स्टेबल रहिए, आपकी लाइफ अच्छी चले, भगवान करे, मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा ही हो आपके लाइफ में। पर नौकरी मिलने के बाद निष्क्रिय नहीं हो, काम करते रहें, हेल्प करते रहें, बिहार के लिए कुछ करते रहें। बिहार ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब समय है कि आप बिहार के लिए कुछ करें। जब तक आप बिहार के लिए कुछ नहीं करते, आपका बिहार पर उधार है और वो उधार चुकाना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के स्थिति के बारे में। बिहार में शिक्षकों और शिक्षा की क्या स्थिति है, हम उस पर बात करेंगे। क्या परेशानी है, क्या हल हो सकता है, क्या रास्ता बिहार सरकार ने अपनाया और क्या उन्हें करना चाहिए था, क्या सही है, क्या गलत है। तो बने रहिए मेरे साथ, हम इस पर बात करेंगे। परीक्षा के माध्यम से जो शिक्षकों की बहाली होती थी वो पिछले न जाने कितने साल से नहीं आई है। कम से कम इन 15 साल में तो बिल्कुल भी नहीं आई है, जब से जेडीयू की सरकार बनी है। बिहार में शिक्षक नियोजन के तहत शिक्षकों के पदों को भरा जाता है। अभी 6ठा चरण चल रहा है, 5 चरण पहले हो चुके हैं। अभी भी बहुत सारे पद हैं जो भरे जाने हैं। कैसे भरे जाएंगे? अभी तक तो यही होता है कि नियोजन के तहत भरा जाता है। आगे क्या होगा नहीं पता। नियोजन होता कैसे है, इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षकों की पदों की भर्ती के बारे में। आखिर सिलेक्शन होता कैसे है? इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होती है। आपके जो भी मार्क्स हैं उसका एवरेज निकाला जाता है, फिर कुछ बोनस पॉइंट दिया जाता है, अंक तालिका बनाई जाती है। उसके बाद जो ऊपर के लोग होंगे, यानी अंक तालिका में जिसका नाम ऊपर होगा, सिलेक्शन उसका होगा। डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है। इसमें परेशानी कहाँ है? इस पर दो पक्ष हो सकते हैं। पहला, जो सोच रहे होंगे कि ऐसा एवरेज निकाल के सिलेक्शन लेना सही है, और कुछ इसके अपोजिट में होंगे, जैसे मेरे जैसे लोग जो सोचते होंगे अंक तालिका या ऐसा एवरेज निकाल के सिलेक्शन लेना गलत है, उसके लिए एक एग्ज़ाम लेना ही चाहिए। इसके पीछे एक सिंपल सा फॉर्मूला काम करता है। कुछ लोग मानते होंगे कि अंक आपकी क्षमता को दर्शाता है या किसी की भी क्षमता को दर्शाता है। मेरा यह मानना नहीं है। अंक कभी भी किसी के पोटेंशियल या क्षमता को नहीं दर्शाता है। क्या अंक और क्षमता का कोई रिलेशन है? आप मानते होंगे, मेरा यह मानना नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक एग्ज़ाम होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक वह नहीं होता जिसके अंक ज़्यादा होते हैं। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो कठिन से कठिन टॉपिक को भी स्टूडेंट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझाते। बात करते हैं बोर्ड परीक्षाओं की। बिहार में बोर्ड परीक्षा कैसी होती है, कितनी ईमानदारी से होती है, आप सभी को पता है। इसके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। इन बोर्ड परीक्षाओं में जो भी लोग बैठ रहे हैं, जिनका अंक आएगा, कैसे आएगा आपको पता है। यही लोग बाद में शिक्षक नियोजन में अपना फॉर्म भरेंगे। ऐसे में कुछ लोग उल्टे सीधे तरीके से ज़्यादा अंक पाएंगे। उनमें से कुछ लोग बाद में बिहार सरकार में शिक्षक बनेंगे। चूँकि कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, भर्ती के लिए कोई परीक्षा नहीं होने वाली, तो रिजल्ट क्या होगा आप जानते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों का भविष्य ऐसे शिक्षकों के हाथों में है जिनको अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता। सरकारी स्कूल में टीचर्स में ज्ञान की कमी साफ दिखाई दे रही है। आप उसकी स्पेलिंग बता सकती हैं? वेडनेसडे, WEDNESDAY, 2
A1 सैटरडे STATR थर्सडे THIR इसीलिए मेरा मानना है कि एवरेज निकालकर शिक्षकों की भर्ती करना गलत है। इसके लिए एक परीक्षा होनी चाहिए। दूसरी परेशानी, क्या करते हैं शिक्षक, क्या काम है उनका, क्यों उनकी भर्ती की जाती है? आप सोच रहे होंगे कि इसका साधारण सा जवाब है पढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं, गलत। शिक्षक क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इतना आसान काम नहीं है बिहार में शिक्षक होना, खासकर सरकारी स्कूल के। पढ़ाने के अलावा उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, जैसे मिड डे मील की पूरी जिम्मेदारी, खाना बनाने के अलावा सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। नियोजन में काम करना पड़ता है, इलेक्शन करवाना पड़ता है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, हटाना और जो भी बाकी काम होती है अपडेट्स की, वो करना पड़ता है। पल्स पोलियो में अपना योगदान देना पड़ता है, हाउस होल्ड सर्वे करना पड़ता है, जनगणना करना पड़ता है और उसके साथ ही साथ आर्थिक गणना और उसके अंतर्गत पशु गणना भी करनी पड़ती है। अब शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ पशु की गिनती भी करेंगे। इतना आसान काम नहीं है बिहार में शिक्षक होना। मजाक है क्या? मतलब ऐसा कहें कि पढ़ाने के अलावा सारे काम आप शिक्षकों से करवा दो तो कुछ गलत नहीं होगा। इन सभी चीज़ों के बाद उनकी सैलरी कितनी होती है ये भी मैं ही बताऊं? आज ही पता कीजिए कितनी सैलरी होती है, पता कीजिए और फिर सोचिए क्या वो इस लायक हैं? क्या इतनी कम सैलरी में इतना सारा काम किया जा सकता है? और मान लीजिए किया जा भी सकता है तो उनका क्या, जो इनका प्राइमरी काम है, मतलब पढ़ाना, पढ़ाने के अलावा ये सारे काम करते हैं। इतनी कम सैलरी के बाद शिक्षकों की परेशानी है कि उन्हें वो सैलरी भी समय पे नहीं मिलती है। अब ज़रा सोचिए, इतने काम करने पड़े और आपको कम सैलरी समय पे भी ना मिले। तीसरी परेशानी, संसाधनों की कमी की, हर तरह के संसाधनों की कमी। टीचर स्टूडेंट रेशियो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। साधारणतः 40 स्टूडेंट पे एक टीचर होते हैं, पर अभी क्या स्थिति है एक उदाहरण के तहत आपको बताता हूँ मैं। 9th क्लास में 600 बच्चे हैं, उसे 2 सेक्शन में बांटा गया, 300-300 करके 2 सेक्शन होते हैं, उस पे एक टीचर है। और अगर 300 के 300 उपस्थित हो जाएं बच्चे तो बैठने का जगह नहीं होता है क्लास में, पीछे से बच्चों को दिखता नहीं है क्योंकि ब्लैक बोर्ड होता है, वहाँ पे कोई प्रोजेक्टर वाला सिस्टम है नहीं। एक बार को मैं मान भी लूँ कि 300 बच्चों पे एक शिक्षक जायज़ है, पर कैसे? उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बिहार से बहुत सारे बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं, IIT की तैयारी करने, मेडिकल की तैयारी करने। वहाँ 400-450 बच्चे एक बैच में होते हैं और एक बैच में एक बार में एक ही टीचर पढ़ाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। 400 बच्चों के लिए एक टीचर, वहाँ फिर भी ठीक से पढ़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, प्रोजेक्टर लगे हैं, माइक लगे हैं, स्पीकर्स लगे हैं कि बच्चों को टीचर की बात सुनाई दे, टीचर बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं बच्चों को समझ आए, बच्चों को दिखे। पर ऐसा हमारे स्कूल में नहीं होता, खासकर बिहार के सरकारी स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं होता। जहाँ 300 बच्चे हैं, एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड है, मास्टर साहब बोलते हैं, पीछे बच्चों तक आवाज़ पहुँचती नहीं है। और वो भी सारे बच्चे एक साथ उपस्थित हो जाएं तो क्या स्थिति होती है ये तो हम अपने शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते, आप समझ रहे होंगे। संसाधनों की कमी में दूसरा चरण, शौचालय की कमी। स्वच्छ भारत अभियान भारत में चलाया जा रहा है पर विद्यालय स्वच्छ नहीं है। वहाँ पे एक तो शौचालय नहीं है, अगर हैं तो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग नहीं है, मतलब एक ही शौचालय दोनों यूज़ करेंगे। और उसकी स्थिति क्या है, कितनी सफाई होती है, ये भी आप जानते ही हैं। और यह स्थिति बिहार के ज़्यादातर स्कूल्स में है। कुछ स्कूल्स तो ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट है भी नहीं, मतलब शौचालय बिल्कुल भी नहीं बना है, महिला पुरुष अलग होने की बात तो दूर की है। और ऐसी स्थिति में शिक्षक और छात्र दोनों स्कूल के बाहर दीवारों का सहारा लेते हैं। यह भी एक बड़ा कारण है कि क्यों छात्राएं स्कूल नहीं जाती है, क्यों उसके मम्मी पापा उसको रोकते हैं कि स्कूल नहीं जाना है। यह बात सरकार को समझ में आनी चाहिए। जब तक बात समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और मुझे लगता है कि देर हो चुकी है। संसाधनों की कमी में तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, पीने की पानी की कमी। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि वहाँ पे एक हैंडपम्प लगा होता है जिसको आप चलाते रहो पर पानी बहुत थोड़ा सा आता है, वो भी आर्सेनिक मिला हुआ, सफ़ेद नहीं दिखता, भूरा सा दिखता है, ब्राउन ब्राउन सा, उसको पीते हैं।
इस एज में बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, वहाँ पर ऐसे पानी पीने को लोग मजबूर हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि शिक्षक भी। संसाधनों की कमी में चौथा सबसे बड़ा मुद्दा प्लेग्राउंड्स की कमी, यानी खेलने की जगह में कमी। कुछ हाई स्कूल्स को छोड़ दें तो ज़्यादातर विद्यालयों में खेलने की जगह नहीं है, वहाँ पर कोई भी प्लेग्राउंड नहीं है। प्राइमरी और मिडिल क्लास के बच्चों के लिए खेलना कितना ज़रूरी है ये आप समझ सकते हैं, शारीरिक विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए भी। संसाधनों की कमी में अगला मुद्दा, ऐसा मुद्दा जिसकी कोई चर्चा नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह स्कूल में है या नहीं है, पर वाकई में फ़र्क पड़ना चाहिए था। मैं बात कर रहा हूँ लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब की। दोनों हैं, कुछ स्कूल्स में दोनों हैं, कंप्यूटर लैब भी है और लाइब्रेरी भी है, पर उनकी स्थिति क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। लाइब्रेरी में किताब नहीं है और कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर वर्किंग पोजीशन में नहीं है। किसी के पास यूपीएस नहीं है, किसी का सीपीयू ख़राब है, किसी का मॉनिटर काम नहीं कर रहा, कभी लाइन आता है कभी नहीं आता है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर लैब वर्किंग पोजीशन में नहीं है। एक तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार उतनी ज़्यादा जागरूक है नहीं, कम से कम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बचा लिया जाए, उसे तो वर्किंग पोजीशन में लाया जाए। इन सभी मुद्दों पर बात करने के बाद आइए हम निष्कर्ष पर चलते हैं। आखिर क्या कारण है, क्या परेशानी है कि बिहार के स्कूल ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है, आखिर ऐसा क्यों है? अभिभावकों का मानना है कि जब कोई स्कूल में पढ़ाने वाला नहीं है, शिक्षक की कमी है, तो स्कूल जाके बच्चे करेंगे क्या? बैठना तो छात्रों को स्कूल्स में वैसे भी खाली ही है, तो क्यों ना घर का काम कर लिया जाए, कुछ किसानी कर ली जाए, खेत जाकर धान और गेहूँ काट लिया जाए। उनका यह भी कहना है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कि छात्राओं को भेजना नहीं चाहते स्कूल क्योंकि वहाँ टॉयलेट्स की कमी है। तीसरा कारण बैठने की कमी है, बैठने के जगह की कमी है, बेंच डेस्क उतने नहीं हैं कि सारे छात्र एक साथ उपस्थित होने के बाद बैठ सकें। इतने संसाधनों की कमी और परेशानियों के बाद आखिर बच्चे स्कूल्स में नाम लिखाते क्यों हैं? पहला, सर्टिफिकेट्स के लिए, क्योंकि आगे उनकी पढ़ाई जारी रहे उसके लिए सर्टिफिकेट ज़रूरी है। दूसरा, सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि की वजह से, पैसे की वजह से। अब इन पर शिक्षकों की राय मान लेते हैं, उनका क्या कहना है। उनके अनुसार बच्चे स्कूल आते नहीं हैं, जब बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो हम पढ़ाएंगे किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की बात शिक्षक भी कहते हैं। शिक्षकों का भी मानना है कि उन्हें दूसरे कामों में लगाया जाता है, उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाने पर नहीं होता, उनकी एकाग्रता भंग होती है। आखिर सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? आखिर सरकार आगे आकर इन सभी की जिम्मेदारी लेती क्यों नहीं है? परेशानी क्या है यह सरकार को पता है, तो उसका निवारण क्यों नहीं होता? निवारण इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं, हम सरकार पर प्रेशर बनाते नहीं हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। जिन्हें अच्छी पढ़ाई की उम्मीद होती है, जिन अभिभावकों को, वो अपने बच्चों को बिहार के बाहर भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, पैसे खर्च करके कोटा और किसी अन्य जगह पर अच्छे शिक्षा के लिए भेजते हैं। यहाँ तक कि खेत, ज़मीन, जायदाद, घर सब गिरवी रखकर भेजते हैं, पर भेजते हैं। ऐसे में हम मान सकते हैं कि अभिभावक बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते, ऐसा कहना भी बिल्कुल गलत है। घर बिकते रहेंगे, ज़मीन जायदादें बिकती रहेगी, बच्चे बाहर पढ़ेंगे, बाहर सेटल होंगे, बाहर ही रह जाएंगे और बिहार ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। कोई बदलने वाला नहीं है, कोई बाहर से आकर तो बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि चांद से फरिश्ता आएगा और बिहार के लिए कुछ कर जाएगा, या आप और हम ही हैं जो कुछ करने वाले हैं। हमें करना चाहिए, हमें तो बिल्कुल ही करना चाहिए। अंत में मेरा सुझाव कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को फ़िलहाल क्या कदम उठाने चाहिए जिससे चीज़ें बेहतर हो सके। सरकार को एक अलग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए उन कामों के लिए जो शिक्षक पढ़ाने के अलावा करते हैं, और उन बाकी कामों के लिए भी जो और भी संस्था में लोग अपने कामों के अलावा छोटे मोटे काम करते रहते हैं। उन सभी को देखने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बनाना चाहिए। वो शिक्षक हैं, कोई काम करने वाले एमटीएस चपरासी नहीं हैं कि सारे काम वही करेंगे। शिक्षक को पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा तो मानव संसाधन बेहतर कैसे होंगे? मानव संसाधन बेहतर नहीं होगा तो हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं कि बिहार प्रगति की ओर जाएगा? अगर शिक्षक की यही स्थिति रही तो मुझे नहीं लगता कि बिहार का कुछ होने वाला है। किसी समाज की प्रगति के लिए शिक्षक और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इनके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई समाज प्रगति कर सकता है। ये तो थे मेरे विचार। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें बताएं।
नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप हमें ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।